गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे सबसे पहले बताइए, आज देखूं अटेंडेंस में कौन कौन है। ओके, सरोज और मीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? सरोज, तो आप मुझे बहुत दिनों के बाद दिख रही है क्लास में। आई होप आप क्लास अटेंड नहीं करती थी लाइव, लेकिन आप बाद में ज़रूर देखती हूँ क्लास, और जो ज्ञान आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको वो आप अच्छे से अर्जित कर पा रही हो, आई होप। चलिए, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शशांक आईएएस प्लेटफॉर्म पे। कल हमने वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म कर दिया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म कर दिया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। अब वो देखते हैं क्या है। तो आप सबको पता होगा कि 2 विश्व युद्ध हुए थे। एक हुआ था जो हमने अभी देख लिया 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध हुआ स्टार्ट 1939। ऑलमोस्ट आप समझिए 20-21 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों विश्व युद्ध के बीच का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि दूसरा विश्व युद्ध होना पड़ा, जबकि हमने देखा ऑलरेडी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कितनी जान माल की हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हुए हैं, अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो गई, ये सब हमने देखा। तो हमें इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध होने की नौबत आ गई। क्या जो हारे हुए देश थे वो बदला लेना चाहते थे, या जीते हुए देश चाहते थे कि उनका दबदबा कायम रहे और इसी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इस चैप्टर में देखेंगे, और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटर वॉर ईयर्स में, यानी जो 2 विश्व युद्ध के बीच का काल था, उसमें क्या क्या एफर्ट्स लिए गए। देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, इस कार्यकाल को अलग किस कार्य जो काल है उसको किस तरह अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, पीस ट्रेंड्स। दूसरा हम फिर ये देखेंगे कि देशों ने, जो देश विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है वो उन पे सुधार किया जा सके। और हमने जो पीरियड है 20-21 साल का, इंटर वॉर ईयर्स, 2 विश्व युद्ध के बीच का पीरियड है, उसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने क्यों किया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा फैक्चुअल क्या है। जब विश्व युद्ध पहला ख़त्म हुआ तब हम जानते हैं कि जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, और यूरोप, जहाँ पे जो विश्व युद्ध का समझ लीजिए मैदान रहा है, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है, दोबारा से उसको उसकी व्यवस्था की गई है। जो कि हम लोग ने मैप में देखा था कि कुछ देश विश्व युद्ध से पहले मानचित्र पर नहीं थे, लेकिन वो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मानचित्र पर उभरे। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे, एक तो 33 तक और उसके बाद 33 से 38 तक। हमने ये डिवीज़न क्यों किया है? क्योंकि 33 ये ईयर था जब जनवरी 33 में हिटलर पावर में आया। ठीक है, हिटलर केम टू पावर। उसके बाद जो फर्स्ट फेज है, यानी कि 19 से 33 का, उसमें भी विश्व में शांति की क्या स्थिति थी, उस हिसाब से हमने इस पीरियड को 3 भागों में बांट दिया है, 19 से 23 तक, 24 से 29 तक और 30 से 33 तक। अब हम वो सब भी आगे की स्लाइड्स में समझेंगे कि क्या क्या हुआ था इस टाइम पीरियड के बीच में। तो अभी हम देखते हैं कि क्या एफर्ट्स लिए गए थे, क्या प्रयास हुए थे कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को सुधारा जा सके, विश्व में शांति
की स्थापना की जा सके। देखिए ये सारे थे एफर्ट्स। लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हुआ, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई, जेनोवा कॉन्फ्रेंस हुई, डेविस प्लान आया, लोकर्नो ट्रीटीज़ हुई, केलॉग ब्रियांड पैक्ट हुआ, यंग प्लान हुआ और एक वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको इन सारे जो जो चीज़ें हुई हैं हम इनको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये जो सारे नाम हैं ना, वॉशिंगटन, जेनोवा और डॉस प्लान जो है, ये या तो जगह के नाम पर हैं या किसी एक व्यक्ति के नाम पर हैं जिसने ये प्लान प्रपोज किया है। तो जैसे जेनोवा एक जगह है, वॉशिंगटन एक जगह है, लोकार्नो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, तो ये जगह है। और ये डॉस नाम है, ये भी नाम है, केलॉग और ब्रियांड और यंग भी नाम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब पहले हम देखते हैं लीग ऑफ नेशंस। हमने प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये पड़ा था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था नहीं थी जो कि शांति की स्थापना कर सके, जो मतभेदों को दूर कर सके जो देशों के बीच व्याप्त हैं। अब इसी चीज़ को समझते हुए जो विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे देश, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी और ये स्थापना हुई है 10 जनवरी 1920 को। इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पे था। लीग को जो स्थापित किया गया उसके 2 एम थे। एक तो आप पीस को इस्टेब्लिश करो, मेंटेन करो थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी, और दूसरा था कि हम जो समाज में और जो अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, देश आपस में कोऑपरेट करें, ये एम थे। देखिए लीग ऑफ नेशन को हमने देखा कि स्थापित तो इसलिए किया गया है कि वो शांति मेंटेन कर सके, लेकिन ये भी सच है दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि लीग फेल हो गया, लीग कुछ नहीं कर पाया? तो देखिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हमें ऐसा सपाट आंसर नहीं देना है कि नहीं हाँ ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने फैक्ट्स को स्टैब्लिश करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी व्यक्ति ने क्या क्या किया पॉजिटिव और क्या वो नहीं कर पाया। इससे हमारा बैलेंस्ड व्यू एग्जामिनर के सामने आता है और हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो लीग के होने के बावजूद दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, लेकिन लीग ने भी कुछ तो काम किया था जो उसको सक्सेस मिली। एक तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करा। देखिए ये अभी तक चल रहा है और ये देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी बात भी मानते हैं। इसने बहुत सारे जो राजनीतिक डिस्प्यूट्स थे वो सब रिजॉल्व करे, जैसे फिनलैंड और स्वीडन के बीच भी एक डिस्प्यूट हो गया था एक आइलैंड को लेके, उसने वो भी सॉल्व करा। इसने टर्की और इराक को लेके भी एक डिस्प्यूट हुआ था, मोसिल एक जगह है इराक में, उस पर इस जो डिस्प्यूट हुई उस पर जो लड़ाई हो रही थी इन दोनों देश के बीच उसको उसने सॉल्व करा है, ठीक है। लेकिन लीग फेल हुआ तो हम ये देखेंगे कि लीग फेल क्यों हुआ। एक तो पहला तो सीधे सीधे था कि इसका लिंक जो था वर्साई ट्रीटी से था। वर्साई ट्रीटी अपने आप में ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जो कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा खल रही थी। दूसरा, इसे यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है वुड्रो विल्सन ही चाहता था कि लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हो, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, जो बाकी सरकार में लोग थे, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यूएसए जो यूरोप के अफेयर्स हैं उसमें बीच में पड़े और अपना नुकसान करवाए। हम देख चुके थे कि ऑलरेडी यूएस के लोग मारे गए थे, तभी यूएस को इन्वॉल्व होना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ऐसा यूएस के लोग नहीं चाहते थे, तो वुड्रो विल्सन को हटा दिया और जो दूसरे राष्ट्रपति आए उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। दूसरा, क्योंकि जर्मनी हार गया था तो उसे ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उसे 1926 में ज्वाइन करने दिया लीग ऑफ नेशन। रशिया ने 1934 में ज्वाइन करा। अब देखिए यूएसए ने ज्वाइन किया नहीं, जर्मनी ने 26 में ज्वाइन करा, यूएसएसआर ने 34 में ज्वाइन करा। बचे कौन? मेन तो बच गए ब्रिटेन और फ्रांस, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं।
तो इस पे जो छाप थी ना लीग ऑफ नेशंस पे, वो पूरी पूरी ब्रिटेन और फ्रांस की थी। दूसरा ये टूथलेस टाइगर था। टूथलेस टाइगर का मतलब क्या हुआ कि इसके पास अपनी मिलिट्री नहीं थी। ये शांति स्थापित करेगा, लेकिन कैसे करेगा? अगर ये कुछ बात बोल रहा है तो उसको कैसे मनवाएगा? उसके लिए इसके पास मिलिट्री नहीं थी। हालांकि इस बात का सेटअप तैयार किया जाना था कि सारे देश छोटी छोटी टुकड़ी भेजेंगे, ठीक है, जैसे अभी यूएस में है ना, यूएन के उसमें है ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, तो उसमें ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सिर्फ पेपर पे बात हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि इट वॉज वेरी मच अ फ्रेंच एंड ब्रिटिश अफेयर, ठीक है। हमने ये देखा कि 29 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, और ग्रेट डिप्रेशन आपको पता होगा 2008 में भी एक डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में, ठीक है। तो बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा जो डिप्रेशन आया था वो 29 में आया था, जिसने बहुत सारी यूरोप की, यूएस को, दोनों को, अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लीग कमज़ोर होता गया था 29 के बाद। फिर जापान ने मंचूरिया चाइना का एक हिस्सा है, ठीक है, वो जापान के वेस्ट में पड़ता है। अगर मान लीजिए ये जापान है, ये कोरिया है, और ये हो जाएगा पूरा मंचूरिया, ठीक है, ये मंचूरिया हो जाए। तो इस पे इसको इन्वेड कर दिया था, अटैक कर दिया था। दूसरा, फेलियर ऑफ वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस और इटालियन इन्वेजन ऑफ एब्सीनिया। एब्सीनिया अफ्रीका का एक देश था। अब देखिए ये तीनों ना पॉइंट ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, एक से होकर दूसरी चीज़ हो रही है। जब जापानी लोगों ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया तो लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। अब ये चीज़ सब लोग देख रहे हैं कि लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड डिसआर्मामेंट उसके बाद हुई, तो वो सबको लगा कि ये बकवास है, कुछ भी होना नहीं है। तो ये उस चक्कर में ये भी फेल हो गई। और इसके बाद क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी ये दोनों तानाशाह थे, किसके? हिटलर था जर्मनी का और मुसोलिनी था इटली का। तो मुसोलिनी ने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लीग ऑफ नेशंस कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो उसने एब्सीनिया पर अटैक कर दिया। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लीग फेल हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया है। इतना सब क्लियर है आपको अच्छे से? हाँ जी। अब हम देखते हैं जो हमने पहले देखा। देखिए ये उसी का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी, अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशन से। हम इसी का ही एक एक डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस हमने देख लिया, अब हम देखेंगे वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस। देखिए वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस का एम था कि वो जापान और अमेरिका के बीच के रिलेशंस को सुधार करे। जब ये हो गया, इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, दोनों ने मान ली। जब ये अग्रीमेंट हो गया, जब ऐसे प्रयास थे वो सफल हो गए, तो लोगों को लगा कि ये अग्रीमेंट एक सक्सेसफुल अग्रीमेंट रहा है, सफल रहा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच की पावर को इम्प्रूव भी करा, जो पावर इक्वेशन थी, जो उनके रिलेशंस थे, उसको इम्प्रूव करा, डेफिनेटली किया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि देखिए आप समझिएगा, ये अमेरिका है, ये यूरोप है और ये जापान है। ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, और यहाँ पर पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब जापान जो है, इनके रिलेशन सुधर गए, तो इसने क्या किया, यूएसए ने जापान को छोड़ दिया ईस्ट में पूरा खुला। उसने कोई ऐसे हस्तक्षेप नहीं करी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर जापान वाला, वो उसने खुला छोड़ दिया। और जापान के पास उस समय विश्व में तीसरी सबसे बड़ी नौसेना थी, ठीक है। इसके अब उन्होंने खुला तो छोड़ दिया यूएसए ने, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, इसका क्या नतीजा निकला? देखिए इसका नतीजा ये निकला कि जापान को पूरा चाइना में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया पूरी तरीके से।
और उसने हर बार किया है, और चाइना के लोगों को, जो सिविलियन लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। दूसरा एफर्ट था जेनेवा कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज का की दिमाग की उपज थी कि हम एक कॉन्फ्रेंस करें। उस कॉन्फ्रेंस में वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो फ्रांस और जर्मनी के रिलेशन हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। पहले हम देखते हैं कि जब तक बिस्मार्क था, ठीक है, तब तक वो चाहता था कि फ्रांस को आइसोलेट कर दे, फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ, उसके बाद दोनों में तब भी दुश्मनी बरकरार रही। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा कि फ्रांस और जर्मनी के बीच के क्या रिलेशन थे, वो एक दूसरे को किस तरह से हराना चाहते थे बुरी तरह, और फ्रांस की ज़मीन पर ही लड़ाई हुई। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, हमने कल ये भी देखा कि जब हार गई जर्मनी और ऐसी बात आई कि अब ट्रीटीज़ बनाई जाएंगी, संधियाँ होंगी, तो फ्रांस ये चाहता था कि कड़ी से कड़ी जापान पर कड़ी से कड़ी जर्मनी पर पाबंदियाँ लगाई जाएं, ताकि वो दोबारा से ऐसा कोई भी कदम ना उठा पाए। तो इसी वजह से जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उन्होंने कोशिश करी इन दोनों के बीच जो दुश्मनी है उसको थोड़ी किसी तरह ख़त्म की जाए, ठीक है। और दूसरा, यूरोप के ऊपर बहुत सारा डेट था, उधार था यूएसए का, उसका भी कुछ मसला हल किया जाए। इस तरह से अलग अलग मसले हल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और हमें पूरा जो जर्मनी पर भरपाई का मुआवजा देना है जर्मनी को, वो हम पूरा पूरा लेंगे। अमेरिका ने तो सीधे रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, हम अटेंड ही नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस। दूसरा, जब ऐसा हो गया तो रशियन और जर्मन को लगा कि हम क्यों हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट कर दिया रपालो में। तो ये बेसिकली जेनेवा कॉन्फ्रेंस फेलियर था एक। इसके बाद आया डॉस प्लान। अब देखिए डॉस प्लान क्या था। डॉस प्लान जो बड़े बड़े देश थे उस समय, एक था ब्रिटेन, एक था फ्रांस और एक था जर्मनी, ठीक है। अभी हम देखते हैं नॉर्मली भी किसी भी देश में कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अगर ना भी हो तो भी वहाँ के नेता वेता चेंज होते हैं, हम देखते हैं। तो इन तीनों देशों में भी एक टाइम पे ऑलमोस्ट साथ में वहाँ के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चेंज हुए। ब्रिटेन में आए मैकडोनल्ड, और फिर फ्रांस में आए हैरियट, और जर्मनी में आए श्रॉसमैन, ठीक है। अब ये तीनों की सोच अलग थी, ये तीनों शांति स्थापित करना चाहते थे, और ये तीनों चाहते थे कि तीनों देशों में आपस में एक तरह से दोस्ती फिर से हो जाए। तो उस कारण ये प्लान प्रपोज किया गया कि शांति स्थापित की जाए, जिसमें कि ऐसा बोला गया कि जर्मनी को कि आप पर जो भी मुआवजा लगाया, कि आपको मुआवजा देना है, आप उस मुआवजे में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। आप क्या करो, आप जो भी आपकी बन पड़ रहा है, जैसे भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जितना भी दे पाओ आप हर साल वो देते रहो, हम उसको मुआवजे को कम नहीं करेंगे, जितना भी हो आप देते रहो। प्लस यूएसए ने जर्मनी को लोन देना मान गया, फॉरेन लोन दिया 800 मिलियन गोल्ड मार्क्स का, ठीक है। और इसकी वजह से एक तो फ्रांस को भी थोड़ी सी अश्योरिटी हो गई, वो भी मान गया कि हाँ अब लोन मिला है तो अब इसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो हमें मुआवजा मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, एक्चुअल में भी प्लान ये सक्सेसफुल हुआ, जर्मनी की इकॉनमी रिकवर करने लग गई, और अमेरिका जो कि लोन दिए थे ना अमेरिका ने, उसके बेसिस पर जर्मनी की इकॉनमी फिर से रिकवर करने लग गई। इंटरनेशनल टेंशन जो इतने सारे हो रहे थे वो थोड़े थोड़े कम होने लग गए, और हम फिर देखते हैं कि नए अग्रीमेंट के लिए भी अलग अलग जगहें बन रही हैं। तो ये डॉस प्लान जो था, ये कह सकते हैं हम थोड़ा सा शांति की तरफ इशारा कर रहा था, शांति की तरफ ले जा रहा था विश्व को। अब उसके बाद हुई 1925 में लोकार्नो ट्रीटीज़। तो 1925 जो है ये बेसिकली वो पीरियड है
1924 से जो हमारी शांति वाला पीरियड है ना, मैंने जो आपको बताया था 1924 से 29, ये शांति का जो पीरियड है, उस समय ये ट्रीटीज़ हुई थी, संधियाँ हुई थी, बहुत सारी संधियाँ हुई थी। बहुत सारे देश भी थे जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, देखिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे देश थे, आपस में इन्होंने संधियाँ करी हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी महत्वपूर्ण संधि थी जर्मनी और फ्रांस के और बेल्जियम के बीच में। तो कल हमने मैप में देखा कि ये अगर जर्मनी है तो ये मान के चलिए छोटा सा लग्जमबर्ग, ये बेल्जियम और यहाँ पर ये फ्रांस, ठीक है, ऐसा था। तो इन्होंने आपस में प्रॉमिस करा कि हम आपके जो भूमि है, जो आपके बॉर्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर कोई भी तीनों देशों में से कोई भी इसको अग्रीमेंट को, इस प्रॉमिस को तोड़ता है तो ब्रिटेन और इटली जो है वो उस देश को सहायता करेंगे जिस पर अटैक हुआ है, ठीक है। जर्मनी ने, एक तो ये अग्रीमेंट हुआ, दूसरा जर्मनी ने पोलैंड के साथ दिया। पोलैंड कहाँ पे होगा जर्मनी के, ये देखिए पोलैंड ईस्टर्न साइड पे है पोलैंड, ठीक है। जर्मनी ने अग्रीमेंट साइन करे पोलैंड के साथ भी और चेकोस्लोवाकिया के साथ भी कि कुछ भी होता है तो हम आर्बिट्रेशन, एक जो मेथड होता है ना आर्बिट्रेशन, जिसके थ्रू हम अपने हिसाब से जज को चुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये जो कोर्ट कचहरी वाला मामला है उससे अलग हटकर हम आपस में समझौता कर लें, मुद्दे को सॉल्व कर लें। उन्होंने आर्बिट्रेशन में जाना मुनासिब समझा। उन्होंने आपस में ये अग्रीमेंट किया कि कुछ होता है, डिस्प्यूट होती है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। लेकिन जो इसने प्रॉमिस अपने वेस्टर्न साइड पे जो कंट्रीज़ थी उसके साथ किया, वैसा कोई प्रॉमिस ईस्टर्न साइड पे कंट्रीज़ के साथ नहीं किया कि हम आपकी बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और फ्रांस ने भी एक संधि करी, उसमें पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को अश्योरेंस दिया कि अगर कुछ होता है तो मैं मदद करूँगा। ये सारे जो ट्रीटीज़ हुई, सारी संधियाँ हुई, इसे बहुत खुशी खुशी लोगों ने एक्सेप्ट करा। लोगों को लगा चलो अब विश्व जो है वो शांति की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सारी संधियों को ऐसा भी बोला जाता है कि लोकार्नो हनीमून, किसके किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच। मतलब ये बहुत अच्छा शांति वाला टाइम था, लोगों को बहुत उम्मीद बंधी थी कि शांति स्थापित होगी। फिर आता है, देखिए लेकिन क्या हुआ, लोकार्नो हनीमून तो हमने देख लिया कि लोकार्नो हनीमून शांति स्थापित, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो उस समय मतलब जब अच्छा चल रहा होता है ना सब कुछ, तो अगर कोई एक नेगेटिव पॉइंट होता है तो यूजुअली वी टेंड टू इग्नोर इट। वो चीज़ गलती यहाँ पर भी हुई। किसी भी अग्रीमेंट में कोई गारंटी नहीं दी थी कि जर्मनी और ब्रिटेन, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की फ्रंटियर्स पे कुछ होता है तो बाकी राज्य क्या करेंगे, ठीक है, खासकर ब्रिटेन। तो इस तरह से ब्रिटेन ने भी कुछ चीज़ें करी जिससे ये इम्प्रेशन आया कि अगर जर्मनी अटैक भी करता है ना पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो ब्रिटेन खाली भी चुपचाप भी बैठ सकता है। ब्रिटेन ने एक ऐसा इम्प्रेशन दिया था जर्मनी को। तो उस वजह से, क्योंकि टाइम अच्छा चल रहा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, थोड़ी शांति आ रही थी, तो इस चीज़ को लोगों ने सोचा इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम इसने क्रिएट करा है। इसके बाद आया 1928 में केलॉग-ब्रियांट पैक्ट। अब ये देखिए, ये पैक्ट भी ना शांति वाले पीरियड में है, शांति वाले पीरियड में यानी 24 से 29 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रांस और यूएसए ने सोचा कि हम एक पैक्ट करते हैं। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग था कि अब युद्ध नीति के तौर पर इसको हम त्याग दें, हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो ऐसा ही बन रहा था ना, कुछ भी हो लोग युद्ध के लिए ललायत थे, कुछ भी होगा उनको लगता था युद्ध के थ्रू ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो अब ऐसा मानसिक पैटर्न चेंज होने लगा। फ्रांस और यूएसए ने सोचा कि हम लोग एक पैक्ट करते हैं जिसमें हम ये करते हैं कि हम युद्ध को त्याग करें, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो
तो जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फ्रैंक बी केलॉग, जिनके नाम पर ये पैक्ट है, उन्होंने बोला कि सिर्फ हम ही दोनों क्यों करें, बाकी विश्व के लोग भी आएँ और ये अग्रीमेंट करें कि हम ये प्रॉमिस करें कि हम युद्ध को त्याग रहे हैं। तो 65 देश आए आपस में, उन्होंने साइन करा कि हम एज अ राष्ट्रीय युद्ध को युद्ध एज अ राष्ट्रीय नीति को हम त्याग रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सुनने में अच्छा तो लगता है कि भाई 65 देशों ने त्याग कर दिया युद्ध का, लेकिन इस पूरे भी अग्रीमेंट में कहीं पे मेंशन ही नहीं था कि अगर कोई देश साइन कर रहा है, कोई देश इस पैक्ट का मेंबर बन रहा है और वो फिर भी युद्ध करे तो क्या होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। हमने ये चीज़ 3 साल के बाद देख ली कि जापान ने साइन तो करा था ये पैक्ट, पर उसने चाइना के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो ये इस तरह से इस पैक्ट को भी, ये पैक्ट भी एक तरह से फेलियर ही साबित हुआ। पहले मुझे बताइए 1928 तक के जितने प्लान चीज़ें एफर्ट्स लिए गए थे वो आपको समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आया तो मैं बताती हूँ आपको। जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। सुनीता, सोनी, सरोज, मीना, आप लोग समझ में आ रहा है सबको? सुनीता, कल आपने मुझे एक आंसर भेजा था, थोड़ा सा टाइम की कमी थी, मैं नहीं देख पाई उस आंसर को, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये जो आंसर है, क्योंकि आपने उसी दिन क्लास में लिखा है, मैं उसको सबके सामने डिस्कस करूँ। ठीक है, और उस डिस्कशन के थ्रू मैं बताऊं सबको कि क्या प्लस पॉइंट होते हैं और क्या माइनस पॉइंट होते हैं, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो आई होप सुनीता को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज़ कर रहे हैं, आपके आंसर्स बाकी लोगों ने देखे ही हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको एक अच्छे से लिखने की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं एक डिस्कशन यहाँ पे करूँ 2-5 मिनट का, आपको बता सकूं, ताकि आपके माध्यम से दूसरे बच्चे भी ये समझ पाएँ कि किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखना चाहिए। चलिए, समझ में आ रहा है आप सबको, आई होप, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यंग प्लान की तरफ। डॉस प्लान में जो हमने देखा था कि ये बोल दिया गया था जर्मनी को कि हम आपका मुआवजे की राशि कम नहीं कर रहे, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप जितनी आपकी हैसियत बन रही है आप उतना दो। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी थी, हमें नहीं पता कि किसी साल कितना आएगा राशि, है ना। तो उस अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को दूर करने के लिए यंग प्लान बनाया गया कि कितना अमाउंट हर साल जर्मनी देगा। देखिए, तो इस क्योंकि रिश्ते सुधर रहे थे, अभी तक शांति का माहौल बन गया था, तो फ्रांस भी जो था ना, वो भी था कि हाँ चलो हम समझौता कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कमेटी बनी थी, अमेरिका के बैंकर ने जिसे चेयर करा था, ओवन यंग, जिनके नाम पर ये प्लान है। उन्होंने जो मुआवजे की राशि थी उसको इतने से इतना कर दिया, 6,600 से 2,000 मिलियन तक उन्होंने इसको कर दिया, यानी कि 4,600 रुपये, 4,600 मिलियन को घटा दिया इतना अमाउंट, और ये बोला कि आप आने वाले 59 ईयर्स में पे कर सकते हैं ये अमाउंट। और ये तो यंग प्लान है 29 में, पर 32 में, ठीक है, आगे चल के ब्रिटेन और फ्रांस ने तो जर्मनी को बहुत सारे मुआवजे की राशि से भी मुक्त कर दिया था, तो भी रिलेशन सुधर जाने चाहिए थे, है ना। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम थी। अब 32 में जर्मनी आज़ाद हो चुका है काफ़ी मुआवजे की राशि से, लेकिन फिर भी 33 में जब हिटलर आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने ख़राब होते जा रहे हैं, टेंशन किस तरह से बिल्डअप होता जा रहा है। अब फिर यंग प्लान के बाद एक होती है वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह का कुछ एफर्ट होगा कि जो आर्म्स होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, दुनिया को एक शस्त्र विहीन दुनिया बनाई जाए, ताकि लड़ाई होने का सवाल ही ना हो। ठीक है, तो जितने भी लीग के मेंबर्स थे उन्होंने ये चीज़ प्लेज लिया,
प्रतिज्ञा ली कि हम आर्म्स को कम करेंगे, हम क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट कंट्री थी मोस्टली, तो रशिया ही एक सबसे पहले कम्युनिस्ट कंट्री आई। तो वहाँ के जो बड़े बड़े देशों में जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, वो तो चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि अगर वो हथियार बना रहे हैं और युद्ध हो रहा है तो उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो इस वजह से वो लोग, वहाँ के पूंजीवादी लोग, तो इस चीज़ को प्रमोट करते थे। लेकिन ये वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस ने बोला कि हम अपने शस्त्रों पर रोक लगाएंगे। जर्मनी पहला देश बना जिसने अपने आप को शस्त्र विहीन करने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए 32 और 33 में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 33 में हिटलर आ रहा है, नाजीवाद आ रहा है, और फ्रांस देख रहा है कि जर्मनी के लोग नाजीवाद को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और नाजीवाद का एजेंडा क्या है, क्या प्रोपोगेंडा है। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, अपने आप को शस्त्र विहीन नहीं करूँगा, और मैं जितना और जर्मनी को भी अलाउ किया गया कि आप भी शस्त्र फिर से बना सकते हैं। देखिए, हिटलर को पता था कि ब्रिटेन और इटली उसके साथ है, उनको सहानुभूति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्मनी पे जो मुआवजे की राशि और जिस तरह का वर्साई ट्रीटी हुई थी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जर्मनी को ह्यूमिलेट करने के लिए की गई थी। तो कुछ देशों की सहानुभूति भी थी, ब्रिटेन की भी सहानुभूति थी, इटली की भी सहानुभूति थी। तो ये हिटलर को पता था और हिटलर ने इस कॉन्फ्रेंस से अलग हो गया, निकल गया, ठीक है। और उसके एक हफ्ते बाद वो लीग से भी निकल गया। अब देखिए, जो अभी शांति स्थापित हो रही थी, अब हिटलर के आने के बाद शांति कैसे वापस बैक गियर में चली गई, ठीक है। ये इतने सारे एफर्ट्स लिए गए थे, किस लिए? ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्रूव हो जाएं। हिटलर के आने तक, देखिए, हिटलर के आने तक एक समय था जब जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का समय, जिसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, देश एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, शांति स्थापित नहीं हो पा रही थी, अभी विश्व उभरा था एक विश्व युद्ध से। तो वो पीरियड जो था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला पीरियड था। फिर हमने देखा कुछ टाइम के बाद शांति स्थापित होने लगी, लोगों में उम्मीद जगी, पॉजिटिव हुए कि हाँ शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन फिर एक पीरियड आता है जिसमें जो कंडीशंस हैं बाहर अर्थव्यवस्था में वो ख़राब होती हैं, उसकी वजह से फिर रिलेशन ख़राब होते हैं, और हिटलर के बाद तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि शांति स्थापित हो पाएगी। हम यही चीज़ें अब देखते हैं किस तरह से ऐसा हुआ। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन 19 to 33। तो पहला जो है पहला फेज़ है ये 19 से 23 तक का। तो अभी लीग इस्टेब्लिश हुआ ही है, ठीक है। उसको क्या करना है? शांति स्थापित करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या थी? जैसे टर्की और इटली जो थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, जो उन्हें युद्ध के बाद चीज़ें मिली या उनसे चीज़ें ली गई, उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जर्मनी पे जो मुआवजे की राशि लगाई गई थी उसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे। यूएसए के, ये भी मैंने आपको बताया कि यूएसए के लोग पॉलिटिकली अलग रहना चाहते थे यूरोप से, ठीक है। और वो चाहते थे, क्योंकि हर एक की अर्थव्यवस्था होती है अपनी अलग, इतना सब कुछ सरकार पैसा कहाँ लाएगी? सरकार ने उधार दिया है यूरोप के नेशंस को, कहाँ से लाएगी? ऑफ कोर्स लोगों के थ्रू लाएगी, टैक्सेस के थ्रू लाएगी। तो अब यूएसए के लोग चाहते थे कि यूरोप के नेशंस जो हैं भाई, वो जो युद्ध में उनको उधार दिया गया है उसको वो वापस करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो 1917 में जो रशिया ने विड्रॉ कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 से और कम्युनिस्ट कंट्री बन गई थी, तो उसके बाद तो लोग उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लोग कौन? मतलब देश जो उसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे।
देखिए, रशिया का 1917 में कम्युनिस्ट बनना एक अलग ही मुद्दा था, जो आपको अमृतेश सर समझाएंगे रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। और हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर हो जाता है। दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं और दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। अमेरिका जो पूंजीवादी है और रशिया जो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। अब दूसरा फेज़ हम देखेंगे। दूसरा फेज़ है 24 से 29 के बीच में, ये शांति का फेज़ है। यहाँ पे विश्व शांति की तरफ बढ़ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हो रहे हैं कि हाँ चलो शांति आ सकती है। इसमें ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इन तीनों देश के नेता थे, वो नेता, उन नेताओं की वजह से जो वो अपने पद से हटे दूसरे नेता आए। हमने पहले देखा जर्मनी में भी आए, ब्रिटेन में भी आए। इन सबको था कि हम इम्प्रूव करें रिलेशनशिप और आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी, उनमें भी समझौता करें। तो देखिए, ये सब हमने देखा था ना, डॉस प्लान, लोकार्नो ट्रीटीज, ये इसी टाइम पीरियड में हुई थी, क्योंकि उस समय स्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी। और आगे आता है 30 और 33 वाला पीरियड। ये पीरियड क्या था? 29 में मैंने आपको बताया ग्रेट डिप्रेशन का, ये बहुत बड़ा धक्का था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ठीक है। अब उस समय क्योंकि माली हालत ख़राब हो रही थी देशों की, तो हर कोई अपने अपने में लग गया था कि अपनी स्थिति देखे, दूसरे का जैसा भी हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। इसी बीच हिटलर पावर में आया, इन्हीं सिचुएशंस की वजह से 33 के बाद। और जो वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हमने देखी, वो भी एक तरह से फेलियर ही साबित हुई। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये समझिए, ये देखिए, ये शांति की तरफ बढ़े कब तक? 1919 से 23 तक ये बढ़े आगे, शांति आगे और बढ़ी 29 तक, और ये फिर वापस से अशांति फैलने लगे। ये समझ रहे हैं आप लोग? ये इस तरह का ग्राफ अगर कुछ दिखाऊं मैं आपको तो ऐसे बनेगा। अब हम देखेंगे इसके बाद कि हिटलर जब आ जाता है तब क्या हालत होती है। देखिए, 33 से 39 तक, 33 से 39 का पीरियड, इस समय क्या स्थिति थी? जैसे मैंने आपको बताया ना, हर देश अपने बारे में ही सोच रहा था कि अपना देखो, अपना हित देखो, बाद में देखा जाएगा बाकी चीज़ कि विश्व में शांति है या नहीं है, अपने देश की स्थिति देखो। उस समय ये जो 33 से पीरियड स्टार्ट हुआ है, हम देखते हैं कि इस समय ना 3 देशों का कुछ ज़्यादा दबदबा होने लग गया था। एक जापान का, जापान को क्योंकि खुली छूट मिल गई थी फार ईस्ट में, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। इटली यूनिफिकेशन के बाद एक देश बन के उभरा, और वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ समय बाद हम देखते हैं इटली में मुसोलिनी आया, और यहाँ पर जर्मनी में हिटलर पावर में आया, ठीक है। अब जापान जो है, ये तीनों आपको देश, इन तीनों देश का दबदबा था इस पीरियड में। इन्होंने कुछ ना कुछ करते गए, जिसकी वजह से जो बाकी देश थे जो शांति से बैठे थे, उनको प्रॉब्लम होती गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से डील करें, और उनकी स्थिति भी उस समय ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध कर पाएँ। तो देखिए, जापान जो है उसने पहला तो कदम उठाया कि उसने मंचूरिया को इन्वेड कर दिया, उस पर अटैक कर दिया। अब इधर हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही हैं, वो देख रहे हैं कि लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया जैपनीज अग्रेशन को करने के लिए, तो हिटलर ने भी धीरे से क्या करा, 1935 में कॉन्स्क्रिप्शन फिर से स्टार्ट कर दिया। कॉन्स्क्रिप्शन क्या था? मैंने आपको बताया था, एक मैंडेटरी सेवा थी जो सभी नागरिकों को सेना में भर्ती होकर देनी थी, ठीक है। तो अब कॉन्स्क्रिप्शन एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वर्साई में ही मना कर दिया था कि जर्मनी अब कॉन्स्क्रिप्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये फिर से नहीं आएगा वापस। लेकिन जब उसने देखा लीग ऑफ नेशंस कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसने सीधे धीरे से पहला एक स्टेप लिया, कॉन्स्क्रिप्शन अलाउ करा। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या कर दिया ब्रिटेन ने फ्रांस, इटली और बाकी किसी से मतलब सलाह मशवरा ना करके उसने सीधे जर्मनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसका नाम था एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट।
ठीक है, नौसेना का था। उसकी वजह से जर्मनी को छूट मिल गई कि वो पनडुब्बियाँ अपनी बना सके। ये भी वर्साई ट्रीटी को तोड़ने का एक मतलब था, उसकी एक कंडीशन तोड़ने का मतलब था। और कंडीशन तोड़वाने में मदद कौन कर रहा है? जिसने वर्साई ट्रीटी की कंडीशंस लिखी हैं, यानी ब्रिटेन, है ना। तो ये देखिए, इस तरह से रिलेशन बढ़ रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस का का जो महत्व है वो देखा जा रहा है धीरे धीरे एक एक स्टेप से कम होता जा रहा है। मुसोलिनी जो था उसने भी अटैक कर दिया एब्सीनिया पर। हमने ये भी फेलियर का कारण देखा है। एब्सीनिया कौन था? एब्सीनिया एक कंट्री था, इसको इथोपिया भी बोलते हैं आज की डेट में। एब्सीनिया पर अटैक कर दिया, लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ना बस एक जिसे कहते हैं ना हल्के उससे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं गए, सिर्फ निंदा कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इटली के खिलाफ। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो इटली को भी बढ़ावा मिलेगा कि हम कुछ भी करें, बाकी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। यही चीज़ हुई। अब हिटलर ने क्या करा, 1936 में राइनलैंड नाम की एक जगह पर, जिसे वर्साई ट्रीटी के तहत डीमिलिटराइज कर दिया था। डीमिलिटराइज क्या होता है? वहाँ पे जो सेना खड़ी करी जाती है उसको हटा दी जाती है, ठीक है। उसमें वहाँ पे उसने सेना भेज दी अपनी। ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर प्रोटेस्ट करा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया कि जर्मनी की जो ट्रूप्स आए हैं वहाँ से हटाए जाएं, ठीक है। अभी सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस निंदा कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इससे मुसोलिनी और हिटलर को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इतना बढ़ावा मिल गया कि आप देखिए 1936 में उन्होंने रोम बर्लिन एक्सेस, रोम किसकी राजधानी थी? इटली की। और बर्लिन किसकी राजधानी थी? जर्मनी की। उन्होंने एक एक्सेस बना लिया, रोम बर्लिन एक्सेस, कि हमारा समझौता हो गया, हम एक दूसरे का साथ देंगे। और 1937 ने ये सोचा कि यूरोप तो अपने चीज़ों में लगा हुआ है, उसने सिर्फ मंचूरिया पर नहीं बल्कि चाइना, नॉर्थ चाइना में ही पूरा फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। मतलब पूरी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। किसने? जापान ने। तो अब देखिए हिटलर आया 33 में और 37 तक ये सब कारनामे हो गए। तो इतना तो क्लियर हो चुका था कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो टूथलेस टाइगर है, जो बात कर रहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, ठीक है। इन सब की वजह से हिटलर जो था उसको कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। ऊपर से रोम बर्लिन एक्सेस हो गया था, तो उसको लगता था इटली तो अब कुछ नहीं करेगा, इटली तो उसका मित्र है, कुछ भी नहीं करेगा। तो उसने अपना सबसे जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, एंशलेस, ये देखिए, जिसमें वो ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाना चाहता था, उसकी तरफ बढ़ गया, ठीक है। उसमें वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद वो चेकोस्लोवाकिया से डिमांड करने लगा एक एरिया की, सुडेटन लैंड चेकोस्लोवाकिया में थे। इस एरिया में बेसिकली जो है वो जर्मन के लोग ज़्यादा रहते, जर्मन स्पीकिंग लोग थे, वो ज़्यादा रहते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, चेकोस्लोवाकिया ने मना कर दिया। हिटलर ने बोला हमें ये एरिया दे दो, चेकोस्लोवाकिया ने मना कर दिया। हिटलर का दबदबा काफ़ी कायम हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे हम बोलते हैं अपीजमेंट की पॉलिसी। अपीजमेंट की पॉलिसी क्या होता है कि हम वॉर रोकने के लिए जो सामने वाला डिमांड्स कर रहे हैं ना, उसको मानते जा रहे, भले वो वाजिब हो या ना हो। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बेसिकली यही चीज़ करी थी। तो उस समय जो उनके प्रधानमंत्री थे नेवल चैम्बरलिन, वो हर कॉस्ट पे वॉर को, युद्ध को टालना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने बोला हाँ भाई जर्मनी ठीक बोल रहे हो, तुम्हें सुडेटनलैंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। मतलब ये वो हो गया ना कि बच्चा चॉकलेट मांग रहा है तो तुम एक ही खाओगे, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। पर अब बच्चे की तो लालच बढ़ चुकी है, वो भी तो समझ रहा है जो उसे चॉकलेट दे रहा है उसके दिमाग को। तो हिटलर ने भी ये सब समझ लिया था। उसने पहले प्रॉमिस करा कि हाँ मैं चेकोस्लोवाकिया से सिर्फ सुडेटनलैंड लूँगा, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ूँगा। लेकिन फिर
जर्मनी ने हिटलर ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया और जर्मनी आगे बढ़ के प्राग को, यानी जो चेकोस्लोवाकिया की कैपिटल थी, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है। इसी तरह से जर्मनी ने पोलैंड से भी डिमांड करी डेंजिंग देने की। डेंजिंग, पोलैंड जो पोल्स थे उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को प्रॉमिस करा, अगर जर्मनी अटैक करता तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो जो हम विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो वो स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक करा था, दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत तभी हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद जब ये जो पोलैंड है, पोल्स पोलैंड के लोगों को बोला जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस ने जब प्रॉमिस किया तो हिटलर के दिमाग में था कि ये लोग सीरियस नहीं हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। जैसे अभी भी आप देखें रशिया और यूक्रेन के केस में, पहले किस तरह से यूक्रेन को विश्वास दिलाया गया था कि तुम नाटो के मेंबर बन जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, यूरोपियन नेशंस ने बोला था ना, लेकिन कोई भी नहीं उनके यूक्रेन के सपोर्ट में आया, किसी ने आर्मी नहीं भेजी। तो इसी तरीके से हिटलर को भी लगा था कोई सपोर्ट में आएगा नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसने क्या करा, एक पैक्ट साइन करा, नॉन अग्रेशन पैक्ट यूएसएसआर के साथ, और उसी के तहत उसने फिर 1 सितंबर को पोलैंड पे अटैक कर दिया और ब्रिटेन फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पर। तो ये 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको पढ़ाएंगे अमृतेश सर नेक्स्ट क्लास में। ये था इंटर वॉर ईयर्स का पीरियड। इसमें देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे। अभी जो एक चीज़ बचती है वो आता है नाजिज्म एंड फासिज्म, यानी फासीवाद और नाजीवाद। फासीवाद और नाजीवाद, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगी, आपको बता दूँगी कि किस कंट्री में फासीवाद था, किस कंट्री में नाजीवाद था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो कैसे देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। तो अभी की क्लास इतनी ही थी। ये इंटर वॉर ईयर्स का पीरियड मैंने आपको समझा दिया। मैं आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। कोई किसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए कि आप लोग की पढ़ाई जो चल रही है, जो मैं रोज़ पढ़ाती हूँ या अमृतेश सर जो रोज़ पढ़ाते हैं, आप लोग उसको रिवाइज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लास के जस्ट बाद एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में पक्की हो जाएंगी, है ना। तो वो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो अब मुझे ज़रा बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। सुनीता, राम करोड़, सोनी, सरोज, आप सब क्लास देख रहे हैं, बताइए आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई आज के क्लास की। आज की क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ आपको, ठीक है, इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर मैं क्वेश्चन दूंगी, और प्लीज़ बाकी लोग भी मुझे आंसर्स लिख के भेजें, तो उसका जब कंपैरिजन होगा, तुलना होगी कि किस तरह से कौन सा पॉइंट अच्छा लिखा जा सकता है, कौन सा पॉइंट और बेहतर किया जा सकता है। तो वो जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको आंसर लिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, राम करोड़ अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अमृतेश सर की वर्ल्ड वॉर 2 की। होपफुली आपको क्लास के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। शायद कल आपकी क्लास हो, अमृतेश सर कल आपकी क्लास लें, पर जैसा भी होगा आपको एक बार कंफर्म किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आप आज सैटरडे है, पर प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कुछ भी ढीले में मत लीजिएगा, वीकेंड वाला मूड मत बनाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए मैं अलविदा लेती हूँ, मेरी तरफ से हैव अ